जैसे कि आप लोगों के अ, रिपोर्टिंग से कुछ बातें पता चली है कि आप कहाँ से हैं और किस उद्देश्य के लिए इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है। और इसकी जानकारी जैसे इस कोर्स का बैनर बनता है उसी में बताया जाता है कि किस उद्देश्य के लिए कोर्स आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आपका ध्यान ज़रूर गया होगा उस विषय की तरफ जिस विषय के अंदर आप अभी 10 दिन के लिए हम अभ्यास करने वाले हैं। विषय है अष्टविज्ञान और बुद्ध की 5 प्रज्ञा। ये विषय मैंने क्यों पसंद किया, क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारा पूरा जिसे हम आध्यात्मिक विकास कहते हैं या शरण गमन है, हमारे मन से होते हुए के ही गुजरता है। मन ही केंद्र है जब हम शरण गमन की बात करते हैं या आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। तो मन को हम काफ़ी अच्छी तरह से समझने का हमने प्रयास किया है अभी तक के अभ्यास में, जैसे कि मन क्रियात्मक प्रतिक्रियात्मक है या फिर मन को जानो है, या ऐसे बहुत सारे अभ्यास हमने किए हैं जिसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। लेकिन जानते हुए कुछ कुछ आचार्यों की शिक्षाएं जो है वो बहुत ही महत्व की होती है उस विषय को और गहराई में समझने के लिए। तो मन को जानो में भी जो हमने अभ्यास किया है, अगर आप किस मित्र में से किसी ने अभ्यास किया होगा, तो ये असंग का ही दर्शन का अभ्यास है जिसमें 51 चैत्य धर्म के बारे में उसमें अभ्यास कराया जाता है। तो आज हम उसी आचार्य असंग के जो योगाचार जो है उनका जो शास्त्र कह सकते हैं या दर्शन कह सकते हैं, उसके आधार पर 8 प्रकार के विज्ञान क्या है जिसको हम सामान्य व्यवहारिक और सहजता से मन कहते हैं। 8 प्रकार के मन क्या है, 8 प्रकार की जो चेतना क्या है, चित्त क्या है, उसके बारे में हमारे ये इस कोर्स का केंद्र है। और इस 8 प्रकार के चित्त को विज्ञान को जानते हुए उसका जो प्रज्ञा में रूपांतरण कैसे होता है, किस प्रकार की प्रज्ञा इस 8 विज्ञान के माध्यम से विकसित होती है, या किस प्रकार से बुद्ध का अनुभव वहाँ पे हमें होता है, एक प्रकार से उसका संबंध क्या है हमारे विज्ञान से और बुद्ध के परम चित्त से, ऐसा हम कह सकते हैं। तो 8 विज्ञान का जो संबंध है पूरे विश्व के भीतर जो भी अस्तित्व है, मानव जाति है या संपूर्ण सजीव प्राणी है, उस सजीव प्राणी के भीतर 8 प्रकार के विज्ञान होते हैं। और इसी 8 प्रकार के विज्ञान के आधार पर 5 प्रकार की जो बुद्ध की प्रज्ञा जो है विकसित होती है। ये बहुत ही अच्छा मेल है और मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर हमने अलग अलग थोड़ा ज़रूर अभ्यास किया है। 5 बुद्ध मंडल के बारे में भी हमने थोड़ा अभ्यास किया है, अष्ट विज्ञान के बारे में भी थोड़ा हमने अभ्यास किया है, लेकिन दोनों को साथ में मिला के क्या हम उस बात को समझ सकते हैं जिसके कारण हमारा जो शरण गमन है, आध्यात्मिक विकास है, उसको हम थोड़ा और गहराई में लेके जा सकें। जैसे कि आप लोग जो चाहते हैं कि इस कोर्स के माध्यम से आपको क्या मिलेगा या आप क्या लेना चाहते हैं, तो इसमें 3 बातें बताई है इस कोर्स के माध्यम से आप या हम सभी समझने वाले हैं। पहली बात तो यह कि हमारे मानवीय जीवन में जो 8 प्रकार के विज्ञान है या चेतना है उसका स्वरूप क्या है, क्योंकि जब तक उसके स्वरूप के बारे में हमें सही पहचान नहीं होती है तब तक उसके साथ में और उसके रूपांतरण में होने वाली जो अनुभूति है उसको भी हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। अगर पहली बात समझ में नहीं आएगी तो शायद दूसरे हमें जो अनुभव हो रहे हैं उसके इर्द गिर्द, तो उसकी भी पहचान हमें हो नहीं पाएगी। क्योंकि अगर पहले जगह पे अगर हमारी गलती है समझने में, तो दूसरी जगह पे भी वो गलती हो सकती है। और इसलिए 8 प्रकार के जो हमारी चेतना है, विज्ञान है, उसके स्वरूप को हमें जानने के लिए कोर्स मुझे लगता है कि मदद करने वाला है।
दूसरा जो उद्देश्य है इस कोर्स का, वह है कि बुद्ध की जो 5 प्रकार की प्रज्ञा है या 5 प्रकार का ज्ञान है, वो 8 विज्ञान के साथ में कैसा संबंध रखता है, क्या रिलेशन है, कौन सा विज्ञान कौन से प्रकार की प्रज्ञा को विकसित करता है, या कौन से चेतना से कौन से प्रकार के बुद्ध निर्माण होते हैं। तो ये हमें समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसी मार्ग पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे भी चेतना मन का विकास हो रहा है। तो हमारी जो प्रक्रिया या हमारा मार्ग जो है वो हमें समझ में आना चाहिए कि सही में हमारे मन के साथ क्या हो रहा है, हम कैसे उसको समझ रहे हैं, जिसके कारण हमारा आध्यात्मिक विकास होने का जो आनंद है या उसका सुख हम ले पा रहे हैं। तो ये संबंध को समझना, ये भी एक इस कोर्स का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो हम इस 10 दिवस के अंतर्गत कुछ न कुछ ज़रूर हम समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो पहलू है इस कोर्स का, वो है जो कुछ भी हम सुबह ध्यान साधना करने वाले हैं रिलेटेड, जो आपके इस विषय को और गहराई में लेके जा सकता है। 5 प्रकार की जो बुद्ध की ध्यान साधना है, फिर उसमें आनापान सती भी है, या मैत्री भावना है, उस सभी जो ध्यान के अनुभव है, वो हमारे 8 प्रकार के विज्ञान का कैसा रूपांतरण हो रहा है या हम उसको समझ पा रहे हैं, वो एक प्रकार से उसका प्रयोग है कि जब हम ध्यान के भीतर उसका हम अभ्यास करेंगे, जितनी जानकारी हम स्पष्टता से लेते हैं या समझेंगे, उतनी ही जानकारी और ज्ञान के आधार पर हम सुबह के सत्र में हम प्रयास करेंगे कि हम ध्यान के माध्यम से भी उन बातों को कैसे देखें कि कौन सा विज्ञान किस प्रकार से कौन से प्रकार की प्रज्ञा को विकसित कर रहा है या कैसा हमें अनुभव हो रहा है। तो इस तीनों उद्देश्य को लेके हमारा एक कोर्स जो है एक गहरे अनुभव में ले जाने के लिए हमें ज़रूर मदद कर सकता है, अगर आप भी उस प्रकार से उसमें सहभागी होते हैं। तो आपकी सहभागिता के लिए एक तो जो भी आपको नोट्स दिया जाएगा या इसके रिलेटेड कुछ रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा, तो उसको ज़रूर आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बातें मैं बताऊँ या बताऊंगा ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें मुझसे छूट भी सकती है या अस्पष्ट भी रह सकती है। तो उस बातों को कहने के आपने थोड़ा उसको अपने खुद के प्रयासों से भी ढूंढने की ज़रूरत है। अगर समझ में नहीं आता तो ज़रूर अपने सवाल के माध्यम से भी उस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपके तरफ से जितना सहयोग रहेगा उतनी अच्छी तरह से कोर्स एक प्रकार से आपको या मुझे भी कहीं ना कहीं उस गहराई में या अवस्था में ले जाने के लिए मदद कर सकता है। देखते कोर्स कंटेंट में जो मैंने बातें बताई है उसको फिर से मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि हम सही में 10 दिन में हम क्या करने वाले हैं, ताकि आपके आज के दिन में एक प्रकार से आपको एक मैप मिल सके कि हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है 10 दिन के अंदर। तो आज जैसे कि हम कोर्स की प्रास्ताविकता के साथ में असंख्य जीवन को थोड़ा हम देखने वाले हैं, जिसका हम सिद्धांत या दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं। उनका जीवन क्या है, मतलब सब हर बात उनके बारे में हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो ज़रूरी है जिसके कारण उनकी जो पहचान है वो हमें हो सके और हमें उनके कार्य के प्रति एक कनेक्टिविटी या उनके साथ में जुड़ने के लिए हमें मदद मिल सके, ताकि ऐसा ना हो कि हम अननोन व्यक्ति के बारे में ऐसे ही सुने और ऐसे ही अभ्यास करें, तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें हमारे भावना में नहीं आ पाएगी या हम तत्पर नहीं होंगे सुनने के लिए। लेकिन जब उनके थोड़े जीवन के बारे में हम जानते हैं, उनके कार्य के बारे में, तो मुझे लगता है कि अ, उनका जो योगदान है जिस विषय का हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा है, और आज भी
वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण उस समय रहा होगा। भारत के पूरे, जब हम दार्शनिक परंपरा की बात करते हैं तो उस समय जिन तीन सूर्य की बात करते हैं, भारत में तीन सूर्य थे, ज्ञान के सूर्य, जिसमें नागार्जुन और असंग का नाम आता है। तो असंग एक अपने आप में ज्ञान के सूरज थे, जिन्होंने अपने दर्शन से पूरे भारत दर्शन को ही एक नई पहचान, एक नई, हम कह सकते हैं कि नई दिशा देकर बुद्ध की शिक्षा कितनी सहज और सरल है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा सिर्फ अध्ययन या आचरण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ग्रंथों की भी रचना की है। तो ग्रंथों की रचना एक प्रकार से बौद्ध धर्म की एक सबसे बड़ी पहचान है। जितने भी आचार्य होके गए हैं, उन्होंने अपने अनुभव को एक बहुत ही सुंदर ऐसे उनके ग्रंथों के माध्यम से रचना करके आज हमारे लिए वो अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण उनका जो तत्व है वो आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी वो प्रेरणा मिलती है कि हम भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण करें, कि हम भी ऐसी कुछ छोटी छोटी रचनाओं को बनाएं, जिसके कारण हमारे अनुभव लोगों के निरंतर काम में या उपयोग में आ सके। और कल कल के सत्र में हम दो सत्र रहेगा। कल सुबह का भी सत्र रहेगा, जिसमें हम आनापानसति का ध्यान करेंगे सुबह के सत्र में, कायानुपश्यना और आनापानसति। और शाम के सत्र में हम जो योगाचार दर्शन है या असंग का जो योगाचार शास्त्र जो पुस्तक है, जिसके आधार पर हम अभ्यास करने वाले हैं, उसका थोड़ा हम प्रारूप देखेंगे कि उस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है और उसमें ध्यान का क्या महत्व है। क्योंकि हमारा जो पूरा विषय का जो आधार है, दो दो स्तर पर है। एक ज्ञान मतलब दर्शन समझना, और दूसरा उसका आचरण करना मतलब ध्यान का सराव करना। एक तरफ हमें समझना है, जानना है कि उसका दर्शन क्या है, तत्व क्या है, या अष्टविज्ञान क्या है, या चेतना क्या है, और दूसरी तरफ उसी चेतना को, उसी तत्व को प्रज्ञा के अनुभव में उसको महसूस करना। दोनों का मेल जो है, ये हमारे पूरे कोर्स का एक अच्छा प्रयास है कि हमारा सुबह का सत्र एक प्रकार से ध्यान के लिए समर्पित रहेगा, और शाम के सत्र में, रात के सत्र में हम प्रयास करेंगे कि विषय के जो सैद्धांतिक पक्ष है या तत्व का जो स्वरूप है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हम सत्र में थोड़ा योगाचार दर्शन क्या है, ध्यान उसमें किस प्रकार से बताया गया, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद तीसरे दिन में हम जो अष्टविज्ञान का जो प्रारंभ जो हुआ है, जिसे 8 विज्ञान कहते हैं, तो 8 विज्ञान में पहले जो 5 विज्ञान है, इसमें 3 प्रकार से उसका विभाजन किया गया है। 8 विज्ञान को 3 प्रकार से विभाजन किया गया। पहले विभाजन में 5 प्रकार के विज्ञान आते हैं, जिसको हम इंद्रिय जन्य विज्ञान कहते हैं। 5 इंद्रियों के 5 विज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान और काया विज्ञान। हाँ, तो पंच विज्ञान जो है उसका हम पहले अभ्यास करेंगे कि वो क्या है। अभी देखा जाए तो हम सभी को पता है, लेकिन जब अभ्यास करेंगे तो बहुत सारी बातें खुलेगी जो अस्पष्ट है, वो समझ में आएगी कि हाँ, इस प्रकार से हमें विज्ञान के तत्वों को समझना है। उसके बाद के दिन में हम, उसके बाद का जो विज्ञान है, 5 के बाद में छठा विज्ञान जो है, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर 7वां जो विज्ञान है, जिसे हम क्लिष्ट और क्लेश युक्त विज्ञान कहते हैं,
और उसके साथ में प्रज्ञा का क्या संबंध है, दोनों बातें एक साथ में देखेंगे। 5 विज्ञान के साथ बुद्ध क्या है, 6ठे विज्ञान के साथ बुद्ध क्या है, 7वें विज्ञान के साथ बुद्ध की प्रज्ञा क्या है, और 8वां विज्ञान या आलय विज्ञान के साथ में बुद्ध की प्रज्ञा क्या है। इस प्रकार से हम क्रमवार जो हमारा विषय है उसी के अनुसार हम आगे जाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि अभी तक हमने जो बातें कभी संक्षिप्त में सुनी है या कभी कभी सुनी है, यहाँ पे हमें एक साथ में उसका अभ्यास करते हुए गहराई में जाने का मौका मिलेगा। इसमें दूसरा कोई विषय नहीं है, मतलब उसी क्रम में जिस क्रम में हमें समझना है। जब कभी कभी हम सिर्फ थोड़ी बात करते हैं रेफरेंस के लिए कि हाँ अष्ट विज्ञान होता है, आल विज्ञान होता है, लेकिन बाद में उसके गहराई में कभी हम जाते नहीं, और इसलिए उसके प्रति जो हमारी समझदारी उतनी रहती है जितना हमने सुना है। लेकिन इस कोर्स में हमें मौका मिला है कि थोड़ा हमें और गहराई में जाके समझना है, ताकि जहाँ पे भी हमने सुना होगा, जहाँ पे भी हमने पढ़ा होगा, उससे थोड़ा और गहराई में उतरने का हम इसमें प्रयास करेंगे। तो इससे निश्चित ही है कि हमारी जो पहले की जानकारी है, पहले का ज्ञान है, वो भी इसमें इस्तेमाल होगा, और अभी तक जो भी हमारा संसार में संसार को देखने का जो दृष्टिकोण है उसमें भी बदलाव होगा, क्योंकि कहने की हम संसार अपने मन से ही निर्माण करते हैं। इसका जो तत्व जो है विज्ञान का या मन का, मन से ही संसार बनता है, बाहर संसार नहीं है। बाहर जो बना है वो मन ने ही बनाया है। संसार बाहर नहीं है, संसार मन के भीतर है, और मन ही जैसे जैसे वेदना करता है, जैसे जैसे परसेप्शन देता है, वैसे वैसे संसार बनते जाता है, और उसी संसार में हम जीते भी हैं और उसी में फंस जाते हैं। तो जीना अच्छा है, संसार में जीना बुरा नहीं है, लेकिन फंसना बुरा है। संसार में जीना बुरा नहीं है, जीना दुख नहीं है, फंसना दुख है। तो फंस क्यों रहे? क्योंकि हमें यही पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे मन ने निर्माण किया है। हमें लगता है कि और किसी ने निर्माण किया है, और इसलिए हम औरों को ब्लेम देते हैं, औरों को हम द्वेष करते हैं, औरों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि मेरे दुख के कारण और कोई है जिसके कारण मैं दुखी या मुझे दुख होता है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है, और ये कभी भी टूटता नहीं है जब तक हमें इस बात का ज्ञान ना हो कि ये कहाँ से बना है। तो ये पूरे विज्ञान चित्त का खेल है, जो इस दर्शन में इसी को ही फोकस किया है, जिसको हम योगाचार दर्शन कहते हैं। इसी को ही दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, विज्ञानवाद। विज्ञानवाद मतलब मन का दर्शन, जिसमें सब कुछ चित्त ही है, चित्त मात्र जिसे कहते हैं। तो इस दर्शन का यही विषय है, और उसी विषय के आधार पर ही इसका विश्लेषण 8 प्रकार की चित्त की धारा कह सकते हैं, चित्त का प्रवाह कह सकते हैं, चित्त के विभिन्न पहलू कह सकते हैं, उसका बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करके हमें समझाने का प्रयास किया है। जो बुद्ध ने समझा और समझाया, उसी का ही कहीं ना कहीं आधार लेकर 8 प्रकार के विज्ञान में उसको हमें समझाने का प्रयास किया गया है। और इसलिए आखिरी उसके बाद का जो अध्ययन जो है, ताकि हमें और ज़्यादा स्पष्ट हो सके, तो उसको मैंने और एक पॉइंट में बताने का मैं प्रयास करूँगा, वो है 8 विज्ञान और प्रतीत्य समुत्पाद का क्या संबंध है, तो आपको और ज़्यादा सरल हो जाए। क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में कुछ न कुछ हमारे पास में सही जानकारी है। सही जानकारी मतलब हम कहने के अभ्यास किए हुए हमें पता है। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद के साथ में 8 विज्ञान कहाँ पे मैच होता है?
कौन सा विज्ञान आलय विज्ञान है, कौन सा विज्ञान पंच इंद्रिय का विज्ञान है, कौन सा मनोविज्ञान है, कौन सा क्लिष्ट मनोविज्ञान है। तो इससे हमें एक पूरा आधार मिल जाएगा कि जो बातें बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद के आधार पर बताई है, तो वही बातें कहीं ना कहीं असंग ने या योगाचार दर्शन ने एक नए स्वरूप में या नए कुछ शब्दों को निर्माण करके हमें समझाने का प्रयास किया है। तो ताकि हमें पहले के बारे में भी संभ्रम नहीं रहेगा, इसके बारे में भी संभ्रम नहीं रहेगा। और जहाँ पे संभ्रम नहीं होगा तो हम अपने स्वयं के पास जाने के लिए हम खुले हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा संभ्रम हमारे ही शिक्षा के कारण बहुत सारे हम संभ्रमित रहते हैं। और ये सही में ऐसी घटना हुई है, ऐसा नहीं कि हम ही संभ्रमित रहते हैं। बुद्ध के समय बुद्ध की जो माता जो थी, जिसे हम महाप्रजापति गौतमी कहते हैं, वो संभ्रमित हो गई बुद्ध के समय। अभी क्यों संभ्रमित हुई? क्योंकि कोई भिक्षु आके बुद्ध की शिक्षा बताता कि ये बुद्ध की शिक्षा है, कोई भिक्षु आके बताता था कि बुद्ध की ये शिक्षा है। तब बुद्ध भी थे, भिक्षु भी थे और महाप्रजापति गौतमी भी थे। तो उस समय वो संभ्रमित हो जाती है कि सही बुद्ध की शिक्षा क्या है। और ये प्रश्न लेके वो बुद्ध के पास जाती है कि भगवंत आप ही बताइए कि ये भिक्षु आके बताता है कि आपकी शिक्षा है, ये भिक्षु ये बताता है ये आपकी शिक्षा है। तो दोनों भिक्षु या अनेक भिक्षु जो है सभी अनंत हुए हैं, उनका अनुभव भी बिल्कुल वही है कि जो बुद्ध का है। तो महाप्रजापति ने संभ्रमित नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो संभ्रमित हो रही है। तो बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ से? वो शिक्षा जो हमारे लिए हम क्या देखते हैं उस पर आधारित होता है। बुद्ध वही कहते हैं जो, अगर आपने उस सूत्र को पढ़ा होगा, कालाम सूत्र, कालाम सूत्र का जो बुद्ध का स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट, वही उपदेश बुद्ध जो है महाप्रजापति गौतमी को देते हैं कि कौन भिक्षु क्या कह रहा है, उससे महत्वपूर्ण है कि आप उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने के बाद में आप उसको धम्म विचय करके ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। बुद्ध ने बात बताई, ऐसे आप ले रहे हैं, कोई भिक्षु कह रहा है कि उसको आप जागृति से विश्लेषण करके ले रहे हैं। और आगे बुद्ध कहते हैं कि जब आप किसी भिक्षु की बात मान रहे हैं या नहीं मानना है, तो आप इस बात के आधार पर माने या न माने कि वो शिक्षा अगर आपके लोभ को बढ़ा रही है तो वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है। द्वेष को बढ़ा रही है, अज्ञान को बढ़ा रही है, तो बुद्ध की शिक्षा नहीं है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण आपको भीतर देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका लोभ है, आपका द्वेष है। अगर बढ़ रहा है तो बुद्ध की शिक्षा नहीं है। अगर कम हो रहा है, द्वेष कम हो रहा है, लोभ कम हो रहा है, तो वो बुद्ध की शिक्षा है। ये बुद्ध के वचन है कि जो भिक्षु बता रहा है। इतना कहने के बाद बुद्ध और एक आगे बात करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात इस प्रकार से करते हैं कि महाप्रजापति, कि तुम इतना ही मत समझो कि ये कोई भिक्षु आपको कह रहा है। अगर भिक्षु के अलावा कोई भी व्यक्ति है, मतलब नॉन बुद्धिस्ट है या कोई भी XYZ व्यक्ति है, अगर वो भी कुछ कह रहा है, मेरे सिवाय और भी कोई कह रहा है कि ये सच है, अगर उसको भी अगर आपको अपनाना है, तभी अपना सकते हैं कि जो आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लोभ बढ़ाने वाला नहीं, द्वेष बढ़ाने वाला नहीं। तो आप ये समझिए कि वो भी मेरी शिक्षा है। बुद्ध क्या कहते हैं? वो भी बुद्ध की शिक्षा है। अगर वो शिक्षा से आपका लोभ द्वेष मोह नहीं बढ़ता है, ऐसी किसी की भी शिक्षा भले बुद्ध के वचनों के द्वारा नहीं भी आई हो, मतलब बुद्ध ने अपने वचनों में ही अपने आप को सीमित नहीं किया। वो चाहते तो कर सकते थे कि जो मैंने कहा है वही बुद्ध की शिक्षा है।
और उसके बाद जितने भी लोगों ने बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है या अनुभव किया है, वो बुद्ध की बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, और इसी के कारण हम देखते हैं कि आने वाले बौद्ध धर्म में जितने भी बौद्ध आचार्य हुए, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो शिक्षा को स्थापित किया, हाँ, तो लोगों ने भी उसको उसी प्रकार से स्वीकार किया, क्योंकि उस शिक्षा से ये जाना कि इससे लोभ द्वेष मोह जो है कम होने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। तो ये शिक्षा भी अगर हम समझ रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका प्रमाण जो है वो आपको या हमें स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा कि इस शिक्षा से क्या परिणाम, क्या मिल रहा है, लाभ क्या मिल रहा है। तो निश्चित ये शिक्षा हमारे लिए उतनी ही अनुकूल है जितनी अनुकूल बुद्ध के वचन उस समय बुद्ध ने बताए होंगे, या हम उनको सुनते और अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्रम में हम अभ्यास करेंगे, और अंतिम जो हमारा टॉपिक रहेगा, आलय विज्ञान के बाद में और एक विज्ञान आता है जिसको अमला विज्ञान कहते हैं, जिसे हम परम चित्त कहते हैं, जिसे हम तथागत गर्भ कहते हैं। ये शब्द भी शायद आपने कहीं न कहीं सुना होगा। आलय विज्ञान तक एक सफ़र, मनुष्य का सफ़र है, जहाँ से मनुष्य या जीवन की शुरुआत होके एक ऊंचाई तक पहुँचता है। लेकिन ऊंचाई तक पहुँचने के बाद जिस विज्ञान का अनुभव होता है, जिसमें आठों विज्ञान लुप्त हो जाते हैं, आठों विज्ञान के जाल, एक प्रकार से जाल है आठ विज्ञान। तो परम चित्त में या जिसमें, जिसको अमल कहते हैं, अमल मतलब जहाँ पे मल नहीं है, अमल विज्ञान कहते हैं उसको, अमला विज्ञान, अमला प्रज्ञा भी कहते हैं। उस चित्त का जो मूल तत्व जो है, जिसको हम बुद्धत्व का चित्त कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जो इसमें वर्णन किया है या जो बताया गया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा जो हमारा 10 दिवस का ये धम्म का जो प्रवास है, उसके साथ ध्यान साधना हम करने वाले हैं। अमोक्ष सिद्धि का भी ध्यान, अमिताभ, रत्न संभव, अक्षोभ्य और वज्रसत, मतलब पांचों बुद्ध की जो 5 प्रकार की जो प्रज्ञा है, उसका थोड़ा अभ्यास भी करेंगे शाम के सत्र में, और सुबह के सत्र में उसको थोड़ा हम ध्यान के माध्यम से भी समझने का और अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा अभ्यास है, एक सामान्य जानकारी से या धीरे धीरे हम जानते हुए एक गहराई तक जाने के लिए ये विषय हमें मदद करने वाला है। अभी बहुत कुछ हमारे पास में अधूरा ज्ञान है या बिखरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उस अधूरे और बिखरे हुए ज्ञान को हम थोड़ा और उसमें ऐड करके, जितना मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे पास में भी जो जानकारी है या मैं समझ पा रहा हूँ, जो लिटरेचर मुझे मिला है या जो मुझे समझ में आ रहा है, उसके आधार पर मैं जितना हो सके उतना ऐड करने का प्रयास करूँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो या पूरी तरह से पूर्ण हो, लेकिन पूर्णता के तरफ जाने के लिए ज़रूर हमें और स्पष्टता और प्रेरणा मिल सकती है कि असंग और असंग का जो दर्शन है, जिसे हम योगाचार कहते हैं, योग की शिक्षा कहते हैं, क्योंकि ये शब्द जो है भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इस योग शब्द को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और हमें कहीं ना कहीं मन में एक क्या हीनता होती है, न्यूनगंडा होती है कि ये शब्द या योग जो है वैदिक धर्म और हिंदू धर्म का शब्द है,
और उसके लिए हम ज़्यादा उसका ना इस्तेमाल करते ना प्रयोग करते हैं। लेकिन योग शब्द जो है ये योगाचार, हाँ, इस शब्द का सबसे बड़ा अध्ययन है, आचरण है, जिसमें हमें पूरा दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन हमें इस योगाचार शास्त्र में या असंग के लिखे हुए ग्रंथ में हमें मिलता है। तो थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करते हैं कि असंग की जीवनी और उनकी रचना क्या है। असंग के बारे में, उनके जन्म के बारे में अलग अलग विचार है, लेकिन हम हर विचार को यहाँ पे अभ्यास नहीं करेंगे। जो मूलभूत तथ्य है, जिस तथ्य के आधार पर उनको बताया जाता है कि उनका जन्म पुरुषपुरा, जो वर्तमान में पाकिस्तान और जिसे हम पेशावर कहते हैं, उस शहर में या उस कस्बे में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, जो उस समय गांधार का वो प्राचीन राज्य का हिस्सा था। क्योंकि आपको इतिहास को थोड़ा अगर आप पढ़ते हैं तो ये पेशावर या गांधार जो है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो पूरी जो भूमि है जहाँ पे बड़े बड़े बौद्ध प्रतिमाएं मिली है, तो ये पूरा जो एरिया जो है या परिसर जो है बौद्ध धर्म से पूरी तरह से फैला हुआ था। विशेषता सभी उस समय के जो दर्शन थे, फिर वो स्थविरवादी हो और धीरे धीरे महायान का भी प्रचार हर जगह पर हो रहा था। तो उस समय का जो प्रांत जो था, उस भारत का जहाँ जहाँ पे भी बौद्ध धर्म प्रचलन या प्रसार हो चुका था, लेकिन इस हिस्से में बौद्ध धर्म काफ़ी दार्शनिक के रूप में या एक महान बौद्ध आचार्य के रूप में हमें दो व्यक्ति हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें असंग और उनके जो बड़े भाई है वसुबंध, छोटे भाई जो है वसुबंध। तो वसुबंध और असंग की जोड़ी है, बहुत ही प्रचलित है। हाँ, और उसके दर्शन का जो स्वरूप है, हाँ, बहुत ही एक दूसरे को मदद करने वाला है। जो असंग ने बात की, उसी बात को वसुबंधु ने और गहराई में समझाने के लिए उन्होंने शास्त्र लिखे, उन्होंने ग्रंथ की रचना की, उन्होंने एक नए दर्शन को और निर्माण किया, जिसको हम विज्ञानवाद कहते हैं। योगाचार असंग का दर्शन है और विज्ञानवाद वसुबंधु का दर्शन है। लेकिन योगाचार और विज्ञानवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञानवाद विज्ञान के दर्शन की बात करता है, तत्व की बात करता है, और उसी ही विज्ञान और चेतना को आचरण के रूप में कैसे रूपांतरित करना है उसका योगाचार बात करता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि विज्ञानवाद एक दर्शन का स्वरूप है और योगाचार जो है उसी दर्शन का वो व्यवहारिक और प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक रूप है। तो इसलिए उसको एक ही साथ में कहा जाता है, योगाचार और विज्ञानवाद। तो इसलिए हमें संभ्रमित नहीं होना है कि दोनों अलग अलग है। हाँ, कहने के लिए उसको अलग अलग कहा जाता है, लेकिन जब उसको हम एक समग्र रूप में देखते हैं, उनका दोनों का योगदान भी जो हम देखते हैं, तो वो उसी ही विषय पर है जिसकी बात या जिसका हम अभ्यास इस विषय के अंतर्गत करने वाले हैं। उनको शुरुआत में जो असंग जो है वो महिषा का, हाँ, ये जो मूल सर्वास्तिवादी की स्कूल थे उसके वो सभासद थे या अनुयायी थे। हमें पता है कि बौद्ध दर्शन सामान्य तौर पे बुद्ध की शिक्षा से आया हुआ दर्शन है। जब पहली संगति में उसको संकलित किया गया, दूसरी संगति में उसका दो शाखाओं में विभाजन हुआ, और यही दो शाखा अशोका के समय में आते आते 18 शाखाओं में विभाजित हुई, जिसमें सर्वास्तिवाद है। ऐसी बहुत सारी शाखाएं जो है वो निर्माण हुई, और वो सभी शाखाएं जो है कुछ थेरवाद परंपरा की थी, कुछ महायान परंपरा की थी। तो जैसे कि आज हम सभी लोग असंग को, वसुबंधु को महायान परंपरा के अनुयायी के तौर पे बताया जाता है, लेकिन पहले वो स्थविरवादी परंपरा के सभासद थे या वो अनुयायी थे। शुरुआत में वो उसी ही
शाखा में या उसी ही स्कूल में या दर्शन में उनकी दीक्षा हुई, अभ्यास हुआ, और वहाँ से उनके अभ्यास को और ज़्यादा अपने अभ्यास को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए उन्होंने फिर महायान परंपरा में दीक्षा लेके वहाँ का अभ्यास उन्होंने प्रारंभ किया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि असंग सिर्फ महायान परंपरा के ही वो सभासद या अनुयायी थे, बल्कि वो थेरवाद परंपरा के भी थे, और बाद में वो महायान परंपरा के अ, अ, अनुयायी बन के उन्होंने अपने जीवन का आगे का कार्यभार आगे बढ़ाया। कुछ विद्वानों के अनुसार अभिधम्म लेखन के लिए असंग के ढांचे ने कई अंतर्निहित महिषक लक्षणों को बरकरार रखा, लेकिन अन्य विद्वानों का तर्क है कि यह निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त डेटा या जानकारी है कि मूल रूप में किस कुल से संबंधित था। हाँ? तो अभिधर्म का लेखन जो है उस समय बहुत ही प्रचलित था। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो नागार्जुन और असंग, वसुबंधु, ये सभी जितने भी महान आचार्य हुए हैं, तो उस समय जो चर्चा का जो विषय जो रहा है, ये सभी प्रज्ञा पारमिता का दर्शन हो या जितने भी महान दार्शनिक जो शास्त्र लिखे गए, सूत्र लिखे गए, हाँ, उसका जो मूल आधार जो रहा था वो है अभिधर्म का चिंतन, अभिधर्म का अध्ययन। हाँ, जो चौथी जो बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी, जिसका जिक्र अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो चौथी संगति एक प्रकार से इसी ही तत्व को, जिसे हम अभिधम्म का दर्शन कहते हैं, अभिधम्म पिटक पर ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन और चर्चाएं होती थी। और अभिधम्म पिटक हमको पता है कि वो पूरी तरह से दार्शनिक और मन का जो चित्त का विभाजन है, जिसमें निर्वाण है, जिसमें चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, इन चार विषयों का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अध्ययन गहराई में किया गया है। और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की डिबेट अध्ययन करने के कारण उस समय के जो बौद्ध आचार्यों की जो रुचि है, उसी विषय के साथ में ज़्यादा विकसित होने लगी, और वहाँ से हमें एक दार्शनिक परंपरा जो है वो हमें विकसित होते हुए दिखाई देती है। असंग से लेके 12वीं शताब्दी तक का जो भी बौद्ध धर्म रहा है, वहाँ पे हमारे श्रेष्ठ महान बौद्ध दार्शनिक और आचार्य होते हुए दिखाई देते हैं। तो असंग के विभिन्न शिक्षकों की तरह गंभीर ध्यान और अध्ययन में कई साल बिताए, लेकिन 6वीं शताब्दी के भिक्षु परमार्थ की कथा में कहा गया है कि वो अपनी समझ में संतुष्ट नहीं थे। मतलब असंग के जो असंग के असंग के बारे में जानकारी एक जो 6वीं शताब्दी के भिक्षु जो परमार्थ जो है, उनके कुछ ग्रंथों में या उनके कुछ कथन में हमें मिलती है, कि वो असंग जो है, गहरे ध्यान में अध्ययन करने में काफ़ी पारंगत थे। और ये आगे बताते हैं परमार्थ कि उन्होंने शून्यता पर, जो शून्यता का दर्शन जो है, हमें सभी को पता है कि नागार्जुन उसके संस्थापक रहे हैं, नागार्जुन जी का वो दर्शन है, जो महायान की ही वो पहली शाखा है, या हम कह सकते हैं कि महायान परंपरा जब स्टार्ट हुई, बोधिसत्व के आदर्श को अपनाते हुए महायान परंपरा का जब दर्शन शुरू हुआ, तो नागार्जुन ने शून्यता, जिसे माध्यमिका कहते हैं, उस दर्शन के आधार पर उन्होंने स्थापना की। यही शून्यता का दर्शन धीरे धीरे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते गया, और उसमें जो नए आचार्य आए, जैसे कि असंग आके, वसुबंधु आके, उस शून्यता के और एक दूसरा जो पहलू है कि जीवन के भीतर जो शून्यता है, तो शून्यता के अस्तित्व में जो विज्ञान का अस्तित्व जो है, वही है कि जिसके कारण संसार उत्पन्न होता है, जिसके कारण संसार निर्माण होता है। तो उस विज्ञान की जो थ्योरी है या विज्ञान का जो तत्व है, उसको उजागर करने का असंग ने प्रयत्न किया है।
लेकिन शून्यता के आधार पर ही वो विज्ञान का दर्शन जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के आधार पर ही वो चीज़ें हमें सही तरीके से समझ में आ सकती है। और इसलिए उनके अभ्यास में शून्यता पर मैत्रेय बोधिसत्व से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो तुषित स्वर्ग की यात्रा करने के लिए अपनी ध्यान शक्तियों का उपयोग किया, और उन्होंने महायान सूत्र पर मैत्रेय से शिक्षा प्राप्त करने की यात्रा जारी रखी। आपने सुना होगा, इसमें दो दो मत है। जो मैत्रेय नाम के जो बोधिसत्व है या आचार्य है, वो शारीरिक भौतिक रूप में भी होने की संभावना है, जैसे कि असंग भौतिक रूप में या ऐतिहासिक पुरुष है, वैसे ही मैत्रेय भी उसी प्रकार के ऐतिहासिक पुरुष रहे होंगे जिनके पास में जाकर असंग ने शून्यता की शिक्षा ली। क्योंकि मैत्रेय जो है एक आने वाले जो मैत्रेय बुद्ध है उसके स्वरूप में मैत्रेय बोधिसत्व को बताया जाता है। और दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि उस समय जो ध्यान साधना की जाती थी इष्ट जो बोधिसत्व की, तो उस बोधिसत्व के ध्यान साधना के अंदर जाकर, जैसे कि हम संदर्शन साधना करते हैं और हमें अवलोकितेश्वर के हम संपर्क में आते हैं, और अवलोकितेश्वर कुछ आपसे संवाद करते हैं कि इस प्रकार से जीवन की सत्यता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि तुषित स्वर्ग की यात्रा का मतलब एक प्रकार से उन्होंने ध्यान के माध्यम से मैत्रेय बोधिसत्व का संदर्शन करके उस संदर्शन के अवस्था में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस अर्थ से भी उनके वो गुरु रहे हैं या उनसे उन्होंने शिक्षा ली है, उस प्रकार से उसको असंग के जीवन में जो मैत्रेय आचार्य है, मैत्रेय बोधिसत्व का जो वर्णन आता है, तो दोनों संदर्भ में हो सकता है या होता है। इसलिए आधुनिक विद्वान इस बात पर असहमत है कि इस कहानी में मैत्रेय की आकृति को असंग के मानव शिक्षक के रूप में माना जाए या ध्यान के एक दूरदर्शी अनुभव के रूप में। इसमें एग्जैक्ट मतलब पूर्ण सहमत नहीं है कि मैत्रेय बुद्ध उनके ध्यान के भीतर के अनुभव थे या ऐतिहासिक मानव के रूप में शिक्षक के रूप में थे। तो दोनों में से एक होने की संभावना है। तो उस समय का जो सत्यता जो है, हम इसी ही रेफरेंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उनकी जो शिक्षा है या उनके जो गुरु जो रहे हैं वो मैत्रेय बोधिसत्व के रूप में रहे, जिन्होंने उनको 5 प्रकार की जो शिक्षाएं है या 5 प्रकार के जो शास्त्र जो है वो मैत्रेय बुद्ध ने असंग को दिए थे, जिसका अभ्यास या जिसका अनुभव असंग को हुआ था। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी उसकी स्टोरी है, उधर हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनके बारे में अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा कहीं पढ़ने को आता है, मेरे पास में भी कुछ रेफरेंस है। एक शायद इसके ऊपर किताब भी है, असंग का जीवन चरित्र, 50 या 60 रुपये की किताब है शायद। मुझे लगता है कि ये धर्मकीर्ति जी ने लिखी हुई है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। मेरे पास में होगी तो मैं आपको उसका डिटेल्स भेजूँगा। तो अभी हम धीरे धीरे असंग के कुछ महत्वपूर्ण जो उनका उपलब्धि है, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है कि हम असंग के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझें। हमें असंग के बारे में इतनी जानने की ज़रूरत है कि उनका व्यक्तित्व क्या रहा है, विशेषतः हमारे विषय को लेके जो अष्टांग 8 विज्ञान है या 8 प्रकार की जो चेतना है, उसके बारे में उनका अभ्यास क्या था या उनके बारे में उनका अनुभव क्या था, जो उन्होंने अपने शास्त्र में लिखकर हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि योगाचार या योग की शिक्षा को हमने कैसे आचरण करना चाहिए।
तो इसको लेके कुछ बातें, 5 बातें हैं जो असंग को लेके हमने थोड़ी स्पष्टता रखनी चाहिए। कि जैसे कि अभी हमने पहली बात की कि उनके जो गुरु जो रहे हैं वो है मैत्र है, जिनके पास से उन्होंने शिक्षा ली। असंग को मैत्रेय द्वारा ही योगाचार सिद्धांत सिखाया गया था और उन्होंने अपने शिक्षक की शिक्षाओं को विकसित किया, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं योगाचार या विज्ञान। तो उन्होंने मैत्रेय बोधिसत्व से ही ये सिद्धांत सीखा था। तो ये पहली बात है, जो उन्होंने सीखा उसी का उन्होंने विकास किया। जो उनके योगाचार भूमि शास्त्र जो असंग ने लिखा है, जिसके बारे में कल मैं जिक्र करूंगा थोड़ा, उसी के आधार पर हमने 8 विज्ञान और कुछ ध्यान का संदर्भ लेके हम इस विषय में आगे जाने वाले हैं। तो पहली बात यह है। दूसरी जो बात है, आलय विज्ञान का विश्लेषण किया, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। अभी विज्ञान तो हमें पूरे बौद्ध धर्म में विज्ञान का शब्द है, विज्ञान का तत्व है, हमें मिलता है। लेकिन आलय विज्ञान का विश्लेषण असंग ने, जिसे हम स्टोर हाउस कहते हैं, चेतना का भंडार कहते हैं, जो अतीत के प्रभाव और भविष्य के कार्य की, जिसमें क्षमता शामिल होती है, जिसके बारे में हम जब अभ्यास करेंगे तो पता ही चलेगा आलय विज्ञान का स्वरूप क्या है और उसके मूल तत्व क्या है। लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी खोज नहीं कह सकते, एक प्रकार से विश्लेषण। खोज तो बुद्ध ने कर दी है, जो बुद्ध की शिक्षा से आई हुई है वही खोज है, लेकिन उस खोज को थोड़ा एक व्यवस्थित ढंग से, या हम इधर उधर ढूंढने से अच्छा है कि हम एक ही जगह पे ढूंढे, ताकि हमें सब कुछ पता चल जाए। क्योंकि सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है, जिसको हम विज्ञान और चेतना कहते हैं। और इसलिए उसका जो आलय विज्ञान के स्वरूप में जो उन्होंने विश्लेषण किया है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान के दर्शन के साथ उसका संबंध देखते हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान इसी विज्ञान को कहता है अनकॉन्शियस माइंड, अजागरूक मन, जो पूरे हमारे जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया, भूतकाल और भविष्य का जो कुछ भी निर्माण हो चुका था, जिसको हम भूतकाल कहते हैं, और वर्तमान में जो हो रहा है, सभी उसी के आधार पर हो रहा है, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उसी के कंट्रोल में हमारा पूरा अस्तित्व है। तो वो क्या है, कैसे है, इसकी बहुत ही अच्छी तरह से इसका विश्लेषण इसमें किया गया है। और इसलिए असंग की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने इस विज्ञान के बारे में हमें समझाने का इसमें प्रयास किया है। बुद्धत्व के चरणों को निर्धारित करने का असंग ने इसमें प्रयास किया है। असंग ने उस चरणों का, उस भूमियों का जो बुद्धत्व की ओर ले जाती है, उसका इसमें वर्णन किया है। मतलब उनके अनुभव में जो जो कुछ भी समझ में आने लगा, उस उच्च अनुभव को उन्होंने इस उनके शास्त्र के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। चौथा जो उनकी जो उपलब्धि है वो है महायान संग्रह लिखा। मतलब जो महायान दर्शन नागार्जुन से शुरू हुआ था, लेकिन नागार्जुन के साहित्य में हमें शून्यता और माध्यमिका का दर्शन मिलता है, लेकिन सही में महायान का मूल स्वरूप क्या है, इसका विश्लेषण असंग ने किया है। और उसके ऊपर उन्होंने ग्रंथ भी रचना किए। महायान संग्रह में महायान का दर्शन क्या है, महायान का बोधिसत्व आदर्श क्या है, उसका पूरा संकलन जो है, या उसका सविस्तर जो वर्णन जो है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जहाँ से महायान का एक दर्शन है, महायान का जो आदर्श है, वो पूरी तरह से स्थापित होता है असंग के कार्य की वजह से।
और पांचवी और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है कि वो नालंदा के गुरु थे। असंग उस 17 आचार्यों में से एक थे जिन्होंने नालंदा के मठ में पढ़ाया था। तो ये एक विशेषता है उनकी, यह उपलब्धि है कि जिस नागा असंग जी को हम अभ्यास कर रहे हैं, हाँ, वो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों में, हाँ, वो गुरु रहे हैं, आचार्य रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि उनकी विद्वत्ता या उनका जो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जो योगदान उस समय रहा होगा, हाँ, जिसके कारण वो आज भी पूरे भारत के दार्शनिक परंपरा में ही नहीं तो चाइना हो, तिब्बत हो, जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म गया है, तो संघ के शास्त्रों का या महायान सूत्रों का, हाँ, अनेक भाषा में भाषांतर होके आज फिर से हमें वो भाषांतर करके प्राप्त हो रहा है। यहाँ से संस्कृत था, संस्कृत से फिर चाइना में गया तो चाइनीज़ में उसका भाषांतर हुआ। अभी ना संस्कृत है, हाँ, तो चाइनीज़ भाषा का इंग्लिश भाषा में हमें भाषांतर होके हमारे सामने आ रहा है। तो हमारा जो मूल ग्रंथ है हमारे पास में नहीं है। अभी हमारा मूल ग्रंथ जो है चाइना या तिब्बत की भाषा में संकलित किया गया है। जितने भी ग्रंथ के नाम हमें पढ़ने सुनने में आते हैं, विशेषता महायान परंपरा के, वो कोई भी ग्रंथ भारत में ओरिजिनल या उसकी जो टेक्स्ट जो है वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसकी जो सेम ट्रांसलेशन, भाषांतरण जो प्रति है वो हमें चाइना और तिब्बतियन और चाइनीज़ भाषा में उपलब्ध होती है, और इसलिए उसका फिर से भाषांतर होकर हमारे लिए उपलब्ध किया जा रहा है, ताकि हम अपना जो दर्शन है, हमारी जो विरासत है, जो महायान परंपरा से हमें मिली है, उसको हम सही तरीके से समझ सकें। ये 3 उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो असंग ने लिखे हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया, जिसमें 5 उनके उपलब्धि में महायान संग्रह जो है, इसका 10 अध्यायों में इसका सिद्धांत बताया गया है कि महायान दर्शन क्या है, जिसका हम बोधिसत्व आदर्श में हमने अगर अभ्यास किया है। हाँ, तो भंते जी ने जिस प्रकार से बोधिसत्व आदर्श को एक नई पहचान दी उनके ग्रंथ के माध्यम से, ताकि हमें बोधिसत्व आदर्श क्या है सही अर्थ में समझ में आ सके कि बोधिचित्त कैसे उत्पन्न होता है। और आपने बोधिचित्त उत्पन्न में भंते ने ये भी रेफरेंस दिया है कि बोधिचित्त उत्पन्न होने के लिए असंग की पद्धति क्या है, चिंतन करने की पद्धति, भक्ति की पद्धति, जो शांतिदेव आचार्य की भक्ति की पद्धति क्या है जिससे बोधिचित्त उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं उसी रेफरेंस के आधार पर भंते जी ने वो ग्रंथ की रचना की है, जिसके कारण हम उस ग्रंथ के माध्यम से हम जान पाते हैं कि कितना बड़ा मार्ग, कितना गहरा मार्ग है जिसे हम बोधिसत्व आदर्श कहते हैं। तो ये महायान की सबसे बड़ी देन है जो इस ग्रंथ के माध्यम से असंग ने हमें प्राप्त करा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है अभिधर्म समुच्चय। जो अभिधर्म हमें अभिधम्मा इस शब्द से हम जानते हैं थेरवाद परंपरा में, जो त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसमें 7 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। तो इन 7 ग्रंथों को एक ही ग्रंथ में समाविष्ट करके उसका विश्लेषण करना या उसके व्याख्या करना और समझाना कि हमारा चित्त या चित्त के अलग अलग जो स्वरूप है, फिर काम लोक का चित्त हो, रूप लोक का चित्त हो, अरूप लोक का हो, लोकोत्तर चित्त हो। तो इस प्रकार से अभिधम्म का जो विषय थेरवाद परंपरा में हमें समझ में पढ़ने में आता है, तो उसी विषय को एक अपने और उसका विश्लेषण गहराई में करते हुए महायान परंपरा के जो असंग है या उनके भी जो भाई है वसुबंधु, अभिधर्म कोश जो है वसुबंधु का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो
तो उन्होंने अभिधर्म समुच्चय मतलब इस ग्रंथ का भी सिद्धांतों का संक्षिप्त इसमें व्याख्या की है कि किस प्रकार से अभिधर्म ग्रंथों को हमने समझना चाहिए, बुद्ध की उस शिक्षा को समझने का हमने प्रयास करना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका आधार लेके हम अभ्यास करने वाले हैं वह योगाचार भूमि शास्त्र। इसमें आध्यात्मिक जो चिकित्सा के इसमें स्तर बताए गए हैं। आध्यात्मिक जो स्तर है, मतलब एक स्तर के बाद में दूसरा स्तर, दूसरे स्तर के बाद में तीसरा स्तर, मतलब एक प्रकार से जो हमारी यौगिक अभ्यास करने के एक विशाल और विश्वकोश के कार्य के स्वरूप में इसको देखा जाता है। जैसे कि हमने पिछले बार बुद्ध घोष रचित जो हमने विशुद्धि मग्ग का अभ्यास किया था, वो थेरवाद का यौगिक ग्रंथ है। उसमें भी ध्यान योग की बात की गई है। मतलब जो 7 प्रकार की जो विशुद्धियाँ जो है, जिससे एक विशुद्धि दूसरी विशुद्धि को, दूसरी विशुद्धि तीसरी विशुद्धि को, इस प्रकार से सातों विशुद्धि किस प्रकार से वो ज्ञान की विशुद्धि तक ले जाती है, उसका संपूर्ण वर्णन हमें बुद्ध घोष के विशुद्धि मग्ग में मिलता है, जो थेरवाद परंपरा की सबसे बड़ी वो वैश्विक विश्वकोश है बुद्ध के योग का। वैसे ही महायान परंपरा में असंग की ये जो रचना है, जिसमें 8 प्रकार के विज्ञान का बहुत ही सूक्ष्मता से और सहजता से उसका वर्णन करके हमें समझाने का प्रयास किया है कि इस 8 विज्ञान को समझ के अगर हम ध्यान का सराव करते हैं या ध्यान को समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित ही हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है या आध्यात्मिक विकास जो है वो करने के लिए हमें ये मदद कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैं आज आपको समझा पाया हूँ, आप कुछ समझ पाए हैं। हो सकता है कि कुछ बातें और बाकी रही होगी या आपके मन में कुछ सवाल भी रहे होंगे। इसको हम आगे देख सकते हैं और कल हम थोड़ा इस ग्रंथ की जो रूपरेखा है वो संक्षिप्त में हम देखेंगे, क्योंकि इसका बहुत ये 14 खंडों में विभाजित किया हुआ बुक है, जिसको योगाचार भूमि कहते हैं। मतलब 14 प्रकरण है, उसमें 14 चैप्टर है। तो हर चैप्टर को हमें अभ्यास करने का हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन इस योगाचार शास्त्र में जो पहले 2-3 चैप्टर है, जिसमें पहले चैप्टर में पंच विज्ञान के बारे में बताया है, दूसरे विज्ञान में मनोविज्ञान के बारे में बताया, और तीसरे क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय विज्ञान के बारे में बताया, और चौथे इसमें ध्यान भूमि के बारे में बताया है। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड 3 से 4 चैप्टर को थोड़ा हम फोकस करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो 8 प्रकार का जो विज्ञान है उसको हम कैसे देखें, कैसे समझें, क्योंकि अल्टीमेट समझना हमें है। विषय तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है। जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि कौन क्या कह रहा है, आप कितना समझ रहे, कितना सुन रहे, लेकिन क्या उससे आपका लोभ द्वेष मोह कम हो रहा है क्या? मैत्री करुणा मुदिता प्रज्ञा बढ़ रही है क्या? अगर यहाँ तक अगर हम अपने आप को परीक्षण कर सके तो मुझे लगता है कि विषय कितना भी बड़ा होगा या कितना भी गहरा होगा, वो निश्चित ही उसको हम पहचान पाएंगे कि इससे मुझे निश्चित वो लाभ मिल रहा है और इसका हमने आचरण करना चाहिए। तो मैं और ज़्यादा बात न करते हुए, अगर कुछ आपके तरफ से कुछ सजेशन है या कुछ सवाल है या कुछ आपका अभिप्राय है कि जो आपने सुना है, समझा है, इसमें अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, कैसा है, कैसा लगा, तो कुछ बातें कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम आज का सेशन पूर्ण करेंगे। सर ये अभ्यास की फाइल जो उसमें अगर डेली की डेली डालते जाएंगे
तो उसको पढ़ने में पढ़ के और उस पर विचार भी कर सकते हैं, तो समय लगेगा। और इसी ग्रुप में डालेंगे क्या, या वो किसी का माइंड भूल रहा है? नहीं नहीं, इसी ग्रुप में, दूसरा कोई ग्रुप नहीं है, इसी ग्रुप में। ठीक है, तो ठीक है, मैं फिर से आप सभी का जो लेट जुड़े हुए हैं या शुरुआत से बने रहे हैं, मेरा थोड़ा प्रयास चल रहा था कि इस कोर्स को कंटिन्यू करें।